हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आप सबका विवेक रंजन, आपका एसएसटी का एजुकेटर। मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं लाइव स्मिथ के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे बाबू, जो कि पावर्ड है चाणक्य क्लासेज के द्वारा। ठीक, तो जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 9th का ज्योग्राफी सेक्शन शुरू किया हुआ है, जिसमें आज हम लोग फिर से अपने इस मुहिम को, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए लेके पहुंचेंगे चैप्टर 3 पे, जो कि है आपको ड्रेनेज। ठीक है, यानी अगर हम बात करें बाबू, पिछले सेशंस में हमने इस क्लास के ज्योग्राफी सेक्शन के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लिया हुआ है। पहला चैप्टर था आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन, एंड दूसरा चैप्टर था इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि इस क्लास के अंदर में बाबू हम लोग इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानेंगे। यानी ये साल का जो ज्योग्राफी होगा वो थ्रू आउट इंडिया से रिलेटेड होगा। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं, जैसे साइज लोकेशन की बात हमने चैप्टर 1 में करी, इंडिया के अंदर में क्या क्या लैंडफॉर्म्स मौजूद हैं उसकी बात हमने चैप्टर 2 में करी थी। और अभी जो ये हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक बहती हुई नदी का फोटो दिखाया गया है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा चैप्टर है बाबू, ये चैप्टर रिलेटेड है आपको रिवर से, यानी रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर में बहने वाली डिफरेंट डिफरेंट नदियों के बारे में इस चैप्टर के हम लोग अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, आई बात समझ में? हम इस चैप्टर के अंदर में ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर में कौन सी नदी किस पार्ट से ओरिजिनेट होती है, किन किन रास्तों से बहते हुए, ठीक है, किस ओशन में या किस सी में जाकर के गिर जाती है, और रास्ते में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करती है। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर में हम लोग बाबू डिफरेंट डिफरेंट नदियों के द्वारा की गई एक्टिविटीज, जैसे रिवर पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, नदियां किस तरह से इरोजनल एक्टिविटीज करती हैं, इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बाबू हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि नदी, या फिर जैसा कि चैप्टर का नाम है ड्रेनेज, तो ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, इन सब चीजों का जिक्र हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन में करने वाले हैं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए हम लोग नदियों के पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। आप देखोगे कि कैसे जब नदियां अपने ओरिजिन पॉइंट से निकलती हैं तो रास्ते में चलते हुए, ठीक है, वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ या डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ मिल करके बाबू अलग अलग पैटर्न्स का निर्माण भी करती हैं। तो वो पैटर्न क्या क्या बनते हैं, किस तरह से अलग अलग नदियां ठीक अलग अलग जगहों से बहती हुई स्ट्रीम्स एक जगह पे जुड़ करके कौन से पैटर्न बनाती हैं, ये इस टॉपिक के अंदर में कवर करा जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो कोर्सेज ऑफ द रिवर्स की बात करेंगे, यानी नदी अपने ओरिजिनेशन पॉइंट से लेके, मान लीजिए ये इसका ओरिजिनेशन पॉइंट हो गया, तो ओरिजिनेशन पॉइंट से लेके अपने समुद्र में मर्जिंग पॉइंट तक ठीक किन किन कोर्सेज से होकर के ये नदियां बहती हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की बात हम लोग इस टॉपिक के अंदर में करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जनरली हमने अपने इंडिया के नदियों को दो भागों में बांटा हुआ है, क्योंकि दो तरह की नदियां हमें हमारे इंडिया में बहती हुई दिखाई देती हैं। एक ऐसी नदियां जो हिमालयन माउंटेन्स के अलग अलग रेंजेस से निकलती हैं, उनको हम लोग हिमालयन रिवर्स कहते हैं। इन नदियों के अंदर में हम लोग अपनी नदी इंडस को पढ़ेंगे, गंगा को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा को पढ़ेंगे। ये तमाम नदियां हैं जो हिमालय के अलग अलग माउंटेन रेंजेस से निकल करके और आपको बे ऑफ बंगाल में गिरने का काम करती हैं। इंडस नदी जो है वो अरेबियन सी में गिरने का काम करती है। तो इसमें हम लोग हिमालयन माउंटेन से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि दो भागों में बांटा है। तो एक भाग तो वो हो गया
कि जिसके अंदर में वो नदियां आती हैं जो हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं, और दूसरा पोर्शन वो होता है जो हमें पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ाता है। यानी भारत की नदियां एक तो हिमालयन माउंटेन से निकलने वाली और दूसरी पेनिनसुलर इंडिया की नदियां जो पेनिनसुलर इलाकों में भी डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पहाड़ों से, ठीक है, निकल करके आपको या तो अरेबियन सी में गिरती है या बे ऑफ बंगाल में भी बहुत सारी नदियां गिरती हैं। यानी इस टॉपिक में हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे, जिसमें आपको नर्मदा आएगा, गोदावरी के बारे में, तापी के बारे में, महानदी, कृष्णा, कावेरी और भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां मिलेंगी जिसको हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स के टॉपिक के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे हम लोग जब नदियों के बारे में पढ़ लेंगे, दोनों टाइप्स की नदियों के बारे में जब पढ़ लेंगे बाबू, तो हम लेक्स की बात करेंगे, झील की बात करेंगे। आई बात समझ में? लेक्स क्या होते हैं, भारत के अंदर में कितने तरह के लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, कौन कौन से लेक्स इंपॉर्टेंट अपना एक्सपेक्ट रखते हैं इंडिया के अंदर में, ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक के अंदर में करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारी नदियां, मैंने बताया शुरू में ही कि नदियां जो हैं अपने ओरिजिनेशन पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाते जाते, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करती हैं और उन एक्टिविटीज का असर हमें हमारी इकोनॉमी पे भी देखने को मिलता है। तो वहीं हम पढ़ेंगे कि नदियों का हमारी इकोनॉमी पे क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि नदियां एक और एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन रखती हैं जिसको कहते हैं रिवर पॉल्यूशन। यानी नदियां कई जगहों पर पॉल्यूशनल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देती हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे जो कि होगा रिवर पॉल्यूशन। चलिए, तो हमने ये अभी तक समझ लिया कि हमें इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जो कि शुरू होगा हमारे पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन से। ठीक, उम्मीद है बाबू कि आप लोग अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, लाइवस्मिथ प्लेटफॉर्म का जबरदस्त यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और हमारे द्वारा बताए गए डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स को अपने अंदर अच्छे तरीके से संजोने का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं कोशिश करता हूं कि ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर्स के जैसा आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसका एंजॉय करके पढ़ाई को एनहांस कर सको। चलिए, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टॉपिक, ठीक है। देखेंगे, यहां देखिए, आप देख सकते हैं एक फिगर आपको दिखाया गया है। इस फिगर के अंदर में दो स्ट्रीम की बात की गई है, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी, ठीक है। तो पहले फिगर समझाने से पहले मैं थोड़ा सा ड्रेनेज को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आगे हम लोग इस फिगर को भी समझने का काम करेंगे। देखिए, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है, यहां पे इस कंटेक्स्ट में, ये आपके पर्टिकुलर चैप्टर के कंटेक्स्ट में, ऐसे अगर आप जनरल मीनिंग आप देखोगे तो ड्रेनेज का हम ये मीनिंग निकाल लेते हैं कि किसी भी इलाके में नालियों का जो सिस्टम होता है, बहते हुए पानी का जो सिस्टम होता है, वो हमारा ड्रेनेज कहलाता है कि नहीं? तो यहां इस चैप्टर में ड्रेनेज का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग आपको देखने मिलेगा। उसका भी कंसेप्ट वही है, बहता हुआ पानी, लेकिन चैप्टर के अंदर में क्या, कैसी बहती हुई पानी, तो नदियों का बहता हुआ पानी। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी इलाके का रिवर सिस्टम जो होता है वो उसका ड्रेनेज कहलाता है। यानी एक इलाके में अगर कोई नदी बह रही है, नदी का पानी उस इलाके में बहता हुआ आपको दिख रहा है, तो उसको, उस सिस्टम को आप क्या कहते हो? ड्रेनेज सिस्टम कहते हो। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी द रिवर सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज ड्रेनेज। द रिवर सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज ड्रेनेज। कोई दिक्कत? अब देखिए, ड्रेनेज में क्या होता है, ठीक, आप यहां पे देखेंगे इस फिगर के अंदर में कि यहां जनरली दो स्ट्रीम्स दिखाए गए हैं। ये दोनों स्ट्रीम्स जो है छोटी छोटी स्ट्रीम्स है जो अलग अलग डायरेक्शन से बहती हुई, इधर से इधर से इधर से इधर से, ऐसे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से ये स्ट्रीम्स बहती हुई आकर के एक मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती है और फिर ये पूरा मिल करके अपना एक सिस्टम तैयार करते हैं। इसी सिस्टम को हम लोग एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। यानी ये जो स्ट्रीम्स हैं वो किसी ना किसी जगह से निकल करके आके फिर अपने मेन सिस्टम को, मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर रही हैं और फिर कंबाइंडली बहने का काम कर रही हैं, जो अलग अलग रीजन से होकर के बहेंगी।
तो जहां भी ये जाएंगी उस इलाके के अंदर में ये ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम करेंगी। सेम ये बी स्ट्रीम के साथ भी है, यहाँ एक मेन स्ट्रीम बह रहा है और फिर अलग अलग जगहों से आकर के इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स जो हैं वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स आके ज्वाइन करती हैं और फिर ज्वाइन करने से इनका एक पर्टिकुलर सिस्टम बनता है जिसको हम लोग उस इलाके का ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? यानी जब अलग अलग डायरेक्शन से छोटी छोटी स्ट्रीम्स आकर के एक बड़े से वाटर बॉडी के अंदर में ज्वाइन करती हैं, बड़े से रिवर के अंदर में ज्वाइन करती हैं, फिर ये साथ में जब चलती हैं किसी भी एक इलाके में तो वो इस इलाके के ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती हैं। और फिर ये नदियां, यानी कहने का मतलब एक मेन रिवर और उसकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, ठीक है, वो एक साथ चलती हुई जा करके किसी एक सी या ओशन के अंदर में बाबू ड्रेन हो जाती हैं, एंड कर जाती हैं, यानी उसमें जाकर के मिल जाती है। आगे बात समझ में? देखेंगे अब जिस इलाके में ये रिवर सिस्टम काम करता है या अगर किसी इलाके में एक पर्टिकुलर नदी बहती है तो उस नदी को, यानी मान लीजिए एक रीजन है, एक क्षेत्र है, उसमें एक नदी बह रही है ऐसे, तो इस रिवर को उस जगह का ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। और इस जगह को, जिस जगह से होकर के ये नदी बह रही है, इस जगह को इस नदी का ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। इसका ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। यानी जो इलाका होगा ना, जिस इलाके से ये नदी बह रही होगी, उस इलाके को, उस रीजन को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं और उस नदी को इस इलाके का ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ड्रेनेज बेसिन बताइए या उसका डेफिनेशन क्या होगा ये बताइए, तो आप कहेंगे कि the particular area drained by a river is known as drainage basin. ठीक है? The area which is drained by a particular river is known as drainage basin. मतलब एक इलाके के अंदर में अगर कोई रिवर सिस्टम है, उस इलाके से होकर के कोई नदी की पानी बह रही है, तो उस नदी को कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम और उस इलाके को कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखेंगे अगर आप इस मैप को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो यहां देखने को मिलेगा कि ये एक स्ट्रीम है, ये एक दूसरी स्ट्रीम है। ये दोनों स्ट्रीम जो है ना, इस रीजन के द्वारा बाइफरकेट हो रही है। यानी ये जो क्षेत्र बना हुआ है, कलर बदल के समझाते हैं, ये जो क्षेत्र आपको बना हुआ है, ये वाला रीजन जो है, दोनों स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी, दोनों स्ट्रीम को बाइफरकेट करने का काम कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है। तो इस रीजन को बाबू, ये वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। कोई दिक्कत? यानी एक ऐसा अपलैंड या फिर पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लैंड which divides the two different river systems is known as water divide. ठीक है? इसमें जनरली अपलैंड आता है, कोई एक अपलैंड आता है या कोई माउंटेन का इलाका आता है, कोई हिल्स आते हैं, यानी कोई भी ऊंची जगह, एक ऊंची जगह बन गई और फिर दो नदियों का सिस्टम दोनों तरफ से बह करके निकल गया, तो ये जो ऊंची जगह बनी हुई थी आपको, उसी को हम लोग वाटर डिवाइड, यानी जो इलाका दो रिवर सिस्टम को अलग करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं वाटर डिवाइड। उसी को क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार और जस्ट रिकॉल कर दूं मैं कि एक पर्टिकुलर इलाके में बहने वाले नदी को, रिवर सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जिस इलाके में वो नदी बहती है तो उस इलाके के अंदर में उस नदी का पानी मिलता है, उस इलाके को वो नदी ड्रेन करने का काम करती है, दैट्स वाई उस इलाके को हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। और फिर एक अपलैंड या माउंटेनियस इलाका या हिली रीजन जो है, जब दो रिवर सिस्टम्स को सेपरेट करने का काम करता है तो उस रीजन को हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें यह मिलेगा कि जब स्ट्रीम्स एक ड्रेनेज बेसिन से होकर के चलती हैं
तो वो सर्टेन पैटर्न्स में चलती है। मैंने कहा कि सिस्टम कब बनता है, रिवर सिस्टम कब बनता है, जब छोटी छोटी नदियां आकर के एक मेन रिवर के साथ ज्वाइन करे। यानी मान लीजिए एक नदी इधर से निकली, इधर से निकली, इधर से आई, इधर से आई, और एक ये मेन रिवर को ये नदी आकर के क्या कर रही है, ये सारी नदियां ज्वाइन कर रही हैं। तो इनका एक पैटर्न दिख रहा है ना, ये एक पेड़ के जैसा स्ट्रक्चर बना के चल रही है ना ये नदी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को, इसी पैटर्न को ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ड्रेनेज पैटर्न। यानी जिस तरह का स्ट्रक्चर वो नदियां अपने बहते हुए क्रम में बनाती हैं, उसी को हम लोग ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। आगे बात समझ में। तो अब ये पैटर्न बनाने के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेवार भी होती हैं, क्योंकि देखिए नदियां जब चलती हैं अपने ओरिजिनेशन पॉइंट से, तो वो अलग अलग इलाकों को कवर करती हुई आगे बढ़ती हैं। कई बार बीच में उनको स्लोप ऑफ लैंड मिलता है, रॉक मिलता है, ठीक है, फिर बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलते हैं उस एरिया के अंदर में। तो इसके चलते इनका पैटर्न अलग अलग हो जाता है। आप देखते हैं लोग कहते भी हैं कि नदियां अपना रास्ता खुद बना लेती हैं, उनको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना खुद जिधर से उनको स्लोप मिलता जाता है वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। आप ये बात बखूबी जानते हैं। आप देखे होंगे कि जब कोई एक राजगीर मिस्त्री होता है जो दीवालों को जोड़ करके घर बनाने का काम करते हैं, तो वो अपना एक फिक्स मेजरमेंट का या फिर दीवार सीधी है या नहीं, इसको जज करने के लिए वो लोग एक टेक्निक अपनाते हैं। एक वो छोटा सा अपना एक मशीन डिजाइन किए होते हैं जिसको लेवल पाइप कहते हैं। आप देखे होंगे उसको, जब भी आपको कहीं घर बनता हुआ दिखे तो आप वहां जाकर के चेक भी कर सकते हैं। यू कैन आस्क द ये जो भी हाउस बिल्डर है उससे आप पूछ सकते हैं कि भैया आपके पास लेवल पाइप है क्या, वो दिखाएगा आपको। वो लेवल पाइप को ना, जैसे मान लीजिए कि वो ईंटों से दीवार जोड़ते हैं ऐसे ऐसे, तो वो लेवल पाइप का इस्तेमाल करके यहाँ पे वो लेवल पाइप रख देंगे और लेवल पाइप रख के देखने का काम करते हैं कि दीवार सीधी है कि नहीं है। कब पता चलेगा, जब उस पाइप का पानी कहीं भी नहीं बह रहा होगा, यानी वो अपने जगह पे आके स्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब दीवार सीधी है। किधर भी, यानी चाहे इधर चाहे इधर, कहीं भी स्लोप नहीं है। स्लोप होता यानी दीवार अगर टेढ़ी होती, एक तरफ अगर झुक रही होती तो पानी का बहाव, अगर इधर झुक रही होती तो पानी का बहाव इधर हो जाता, इस साइड झुक रही होती तो पानी का बहाव इधर हो जाता। कहने का क्या मतलब है कि जब नदियां चलती हैं तो पानी को कहीं से भी थोड़ा सा भी स्लोप मिलेगा ना, तो वो पानी उस साइड बहना शुरू कर देगी। आप अपने घरों में भी देखते हो, अगर रूम के फ्लोर्स बनाए जाते हैं तो उनका ढलान एक तरफ कर दिया जाता है कि अगर रूम के किसी भी कोने में पानी अगर गिर भी रहा है तो बह करके रूम से बाहर आराम से निकल जाए। लेकिन वहीं अगर एकदम से फ्लैट रूम होगा तो वो पानी कहीं बहेगा नहीं, उसी में रुक जाएगा, फिर आपको उसको मॉप करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से यही कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है कि जब नदियां चलती हैं तो जिस साइड उनको स्लोप मिलता जाता है वो आगे बढ़ती जाती है और अपना रास्ता बनाते चलती है। तो जब इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स उन्हें देखने को मिलते हैं, रॉकियर इलाका मिलेगा, पहाड़ी इलाका मिलेगा, कई बार प्लेन्स इलाके में वो बहेंगी, तो ऐसी परिस्थितियों में वो अलग अलग पैटर्न डिजाइन कर लेती हैं। तो जब हम इन पैटर्न्स को माइन्यूटली फॉलो करके देखते हैं तो हमें कुछ स्पेशल पैटर्न्स देखने मिलते हैं, जिसमें डेंड्रेटिक पैटर्न आता है, ट्रेलिस पैटर्न आता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न आता है और एक इंपॉर्टेंट रेडियल पैटर्न्स आते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स को बाई फिगर हम लोग समझने का काम करते हैं कि ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं और कब बनते हैं। देखेंगे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रिवर्स या फिर ड्रेनेज पैटर्न, ये आपका टॉपिक होगा। सबसे पहला पैटर्न बनता है बाबू डेंड्रिक पैटर्न, डेंड्रेटिक पैटर्न। ये वाला जो पैटर्न बन रहा है ये आपको डेंड्रेटिक पैटर्न देखने को मिलेगा। डेंड्रेटिक पैटर्न में क्या होता है कि एक मेन रिवर चलती है और ब्रांच वाइज अलग अलग नदियां आके इससे जुड़ती हैं। इस तरह का जो पैटर्न डेवलप होता है इसको हम लोग डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं। वही चीज यहां पे समझाया भी जाएगा कि डेंड्रेटिक पैटर्न डेवलप्स व्हेन द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन। जब वो स्लोप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती चलती है। देखिए ये नदी मान लीजिए यहां से ओरिजिनेट कर रही थी, इधर इसको स्लोप मिलता गया, इधर आती गई। ये नदी इधर से ओरिजिनेट की, इधर स्लोप मिलता गया, आती गई। इस नदी को ऐसे सीधा स्लोप मिलता गया, ये नदी बढ़ती गई, फिर इसको ऐसे स्लोप मिला। यानी
जब वो नदियां टेरेन के यानी ऊंचे जगह से नीचे जगह के डिफरेंट इलाकों के स्लोप को पार करती हुई आगे बढ़ती हैं, ठीक है, तो वो नदियां अपने एक मेन रिवर के साथ जुड़ने का काम करती है, ठीक। और इस तरह से ये जो पैटर्न बनता है, आप ये पेड़ की तरह का भी पैटर्न यहां पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये मेन पेड़ का ये मेन डाली हो गया, स्टम हो गया, और इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज आकर के जुड़ रहे हो, समझ रहे हैं बात। तो ये ब्रांच जैसा जब फॉर्मेशन बनता है, पैटर्न बनता है, तो इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोला ना मैंने कि पेड़ के ब्रांचेज की तरह ये एक दूसरे को आकर के यानी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज एक मेन नदी को आके ज्वाइन करती हैं, दैट पैटर्न इज नोन एज डेंड्रेटिक पैटर्न। अगला देखेंगे ट्रेलिस पैटर्न। बाबू देखिए, अ रिवर ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स। जब एक मेन नदी, यहां एक मेन नदी बह रही है और अपनी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जब ये 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे ज्वाइन करती हैं, तो इन नदियों को, इस तरह के पैटर्न को हम लोग ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। ये भी पेड़ का ब्रांच ही होता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, यहां पे नदियां किसी भी शेप में आकर के ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन इसमें जनरली नदियां जो होती हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे आके ज्वाइन करती हुई दिखती हैं, रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं, राइट एंगल्स पे जुड़ने का काम करती है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। जब इस तरह के चट्टानें मिलती हैं जो जनरली नदियों के द्वारा नहीं टूट पाती और उनको अपना स्लोप ढूंढने में मुश्किल होता है, तो जिधर बीच में बाईपास मिलता है ना, उसी बाईपास से ये नदियां बहती चलती हैं, इस बाईपास से ये नदी बहती चलती है, तो ये सीधी बहेगी जनरली और सीधी जाकर के अपने मेन रिवर को ज्वाइन करती है। यानी कहने का ये मतलब कि एक ऐसा पैटर्न जिसमें, ठीक है, एक मेन नदी को उसकी ट्रिब्यूटरीज ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल्स पे ज्वाइन करती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसको ट्रेलिस पैटर्न। तो हमने डेंड्रेटिक और ट्रेलिस पैटर्न समझा, दोनों का फिगर यहाँ पे ये डेंड्रेटिक पैटर्न था और ये वाला जो फिगर ऐसे वाला फिगर बनेगा, एक ये मेन नदी हो गई और इसको जनरली 90 डिग्री के एंगल पे नदी आकर के अगर ज्वाइन कर रही है ऐसे, तो ये वाला जो पैटर्न बनेगा इसको ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैटर्न आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, डेवलप्स ऑन स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन। जब एकदम से हार्ड रॉकियर इलाका होता है तो इसमें नदियों के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप बनाने का काम करते हैं। देख रहे हैं, हर जगह रेक्टेंगुलर शेप आपको बनते हुए दिख रहा है, तो इस तरह के पैटर्न को रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। वो जब हार्डर रॉक वाले इलाके में नदी चलती है तो जैसे ही उसको ऐसे शेप मिलेगा, ये नदी आकर के ऐसे ज्वाइन करने का काम करती है। देखो आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, इधर बनता हुआ दिख रहा है, तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। फिर आपको मिलेगा रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न समझने के लिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। मान लीजिए ये एक अपलैंड है, हिली एरिया है, अब यहाँ पे इसका माउथ है, सबसे ऊपर वाला इलाका है। अब यहां से जब ग्लेशियर पिघलना शुरू करते हैं तो ये यहां से एक नदी इधर निकल गई, ठीक, एक नदी इधर निकल गई, एक नदी यहां से इधर निकल गई, एक नदी ऐसे निकल गई। तो ये मतलब एक ऊंचे लैंड से जब नदियां निकल करके अलग अलग डायरेक्शंस में बहने का काम करती हैं, तो इसी को हम लोग, ये देखिए रेडियल टाइप का बन रहा है ना, ठीक है, तो उसी को हम लोग रेडियल पैटर्न्स कहते हैं। यहां पे आप देखेंगे, ये मान लीजिए इसका माउथ हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में नदियां बहती हुई यहां पे दिख रही हैं। और ये तो 2D में फिगर है, 3D में मैंने समझाया। मान लीजिए ये अपलैंड है, चारों तरफ नदी बहा दीजिए, वो रेडियल पैटर्न कहलाता है। डिफरेंट डायरेक्शंस में एक सर्टेन पीक से, एक अपलैंड होगा, उसका पीक होगा, चोटी होगा, माउथ होगा, वहां से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जब नदियां बहना शुरू कर देती हैं तो ये वाला जो पैटर्न बनता है इसको रेडियल पैटर्न कहते हैं। तो जनरली 4 तरह के नदियों के पैटर्न होते हैं, हमने चारों को पढ़े। डेंड्रेटिक था जिसमें ब्रांच फॉर्म में नदियां जुड़ती हैं अपने मेन रिवर के साथ,
अगला था आपको ट्रेलिस पैटर्न जिसमें ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे बन जुड़ती हैं। एक था आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नदियां रेक्टेंगुलर शेप बना करके बहने का काम करती हैं, चूंकि हार्डर इलाके होते हैं उनको वो तोड़ नहीं पाती। फिर आपको मिला था रेडियल पैटर्न जिसमें एक पीक से अलग अलग डायरेक्शन में बहती हुई नदियां हमें दिखाई देती हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल पैटर्न कहते हैं। तो नदियों के चारों पैटर्न को हमने समझ लिया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग यहाँ पे फिगर के मदद से भी समझाया गया है। देखिए ये आपको डेंड्रेटिक पैटर्न दिख रहा है ना दूर से कि एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ये रेक्टेंगुलर पैटर्न, देखो ना सारा नदी रेक्टेंगल के तरफ से वो एक दूसरे से जुड़ने का काम कर रहे हैं। सब लग रहा है ना कि रेक्टेंगल बनाने का काम कर रहा है। ये रेक्टेंगुलर पैटर्न ऐसा दिखता है। इधर आपको ये दिखेगा रेडियल पैटर्न, ये इसका पीक है और इस पीक से अलग अलग डायरेक्शन में बहती हुई नदी, समझ लीजिए ये आपको क्या हो गया, रेडियल पैटर्न हो गया। और इधर ट्रेलिस पैटर्न, ये मान लीजिए एक मेन नदी हो गई, इधर से आके 90 डिग्री पे ज्वाइन करना, इधर से आके 90 डिग्री पे ज्वाइन करना, इधर से आके करना। अलग अलग जगहों से जब नदियां अपने मेन रिवर को 90 डिग्री पे ज्वाइन करने का काम करती हैं तो इसको हम लोग ट्रेलिस पैटर्न कहने का काम करते हैं। ये इस फिगर से और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग कोर्सेज ऑफ द रिवर। अगला टॉपिक है हमारा कोर्सेज ऑफ द रिवर्स। यहां पे आपको नदी के ओरिजिनेशन पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की कहानी दिखाई गई है। ठीक है, आप यहां देखिए, इसको अच्छे से समझने का काम करते हैं हम लोग। देखो इसमें कोर्स भी बना दिया गया है, ये इसका अपर कोर्स, ये इसका मिडिल कोर्स और ये इसका आपको लोअर कोर्स, और फिर समुद्र में जाके गिर जाना। देखो ये आपका लैंड है, ये जमीन का इलाका है और ये आपको मिल गया समुद्र। तो यहां पे आपको एल्टीट्यूड दिखेगा, ये पहाड़ी इलाका दिखेगा। जैसे जैसे आप इधर आगे बढ़ते जाएंगे एल्टीट्यूड कम होते 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 सी लेवल पे पहुंच जाता है। एल्टीट्यूड का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल ऑफ एनी पॉइंट इज नोन एज इट्स एल्टीट्यूड। यानी किसी भी जगह का धरती पे अगर आप जज करने का काम कर रहे हैं तो सी लेवल से उसकी वर्टिकल ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक, तो यहां पे जब नदियां जिधर से निकलती हैं उन इलाकों का एल्टीट्यूड ज्यादा होता है और फिर एल्टीट्यूड कम होते 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 नदियां अपने समुद्र में पहुंच जाती हैं। तो इसी कम होते एल्टीट्यूड और नदियों के बहते रास्ते को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट 3 कोर्सेज नदियों के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए किस तरह से ये नदियां अपना अलग अलग कोर्स बनाती है। सबसे पहले नदी किसी एक पहाड़ी रेंज से ओरिजिनेट करने का काम करती है जिसको रिवर सोर्स का नाम देते हैं। अब देखो इसको यहां पे पहले रफ स्केच में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक पहाड़ी इलाका है, ऐसे आपकी धरती दिखती है, ये समुद्र हो गया, ठीक है, ये प्लेन्स हो गए और ये पहाड़ी इलाका। इस पे आप समझ सकते हैं, देखना जरा। अब मान लीजिए कि यहां पे एक नदी का माउथ हो गया, यहां से एक नदी ऐसे निकल करके ऐसे बहते हुए आपको समुद्र में गिर रही है। तो यहां आपको 3 तरह के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये वाला कोर्स आपको देखने को मिलेगा, इसको अपर कोर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, अपर कोर्स। ठीक, तो यानी कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा रीजन जहां पे नदियां एकदम वर्टिकल स्लोप पे गिरने का काम करती हैं, वहां पे ना इस नदी के अंदर में फोर्स भी ज्यादा रहेगा और स्पीड भी ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल स्लोप पे गिर रही है, एकदम ऊपर से डायरेक्टली ये नीचे की तरफ गिरने का काम कर रही है। ठीक है, तो यहां आपको मिलेगा क्या, अपर कोर्स कहेंगे इसको। और इसमें फोर्स और स्पीड दोनों ज्यादा रहने के कारण नदियां जो हैं 2 एक्टिविटी करती हैं अपने अपर कोर्स में। क्या एक्टिविटी करती हैं? अपर कोर्स में नदियां इरोजन करती हैं, इरोजन करेंगी। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा फोर्स से जब ये पहाड़ी इलाके को टकराएंगी तो वहां जो भी चीजें इनको मिलेंगी उनको तोड़ देंगी, इरोड कर देंगी, अपर लेयर को उखाड़ देंगी, फोर्स ज्यादा रहने के चलते। ओके, आगे देखते हैं। और चूंकि वर्टिकल स्लोप पे नदी गिर रही है तो इसके अंदर स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा स्पीड होने के चलते जिस चीज को इसने तोड़ा था ना उसको साथ लेके चलती है।
ठीक है, यानी यहां से नदियां अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है एलुवियम। तो इधर से नदियां एलुवियम कलेक्ट करके अपने साथ लेके आती हैं, और जब ये नदियां अपने मिडिल कोर्स में आती हैं इधर, तो इधर चूंकि आते आते इसका स्लोप खत्म, अब ये एकदम हॉरिजॉन्टल स्लोप पे बहती हैं, जिसके चलते इसका फोर्स भी खत्म और स्पीड तो ऐसे ही खत्म, क्योंकि अब इसका स्लोप खत्म हो गया है। तो इन जगहों पे आके ये जो एलुवियम उधर से लेके आई थी नदियां, यहां पे डिपोजिट कराने का काम करती है। ठीक है, डिपोजिट कराने का काम करती है। इन इलाकों में चूंकि अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं, प्लेन इलाके भी एक जैसे नहीं होते, उनको अपना नदियों को रास्ता बदलना पड़ता है। तो जनरली इन इलाकों में नदियां मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक बनाने का भी काम करती है। ठीक है, वो फिगर पे समझेंगे कि मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, ये भी इन्हीं इलाकों में बनते हैं। फिर अब जब नदियां अपने लोअर कोर्स में आती हैं, यानी अपना स्पीड कंप्लीटली खत्म कर दी रहती हैं, तो ये आकर के चुपचाप किसी समुद्र में जाके सबमर्ज कर जाती हैं और इनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ये था अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और ये लोअर कोर्स। अब फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, यहां पे आप देखेंगे ये सोर्स ऑफ द रिवर था, यहां से नदी निकल रही थी, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट स्लोप होने के चलते, वर्टिकल स्लोप होने के चलते इधर ये इरोजन करती है। फिर जब ये इधर अपने मिडिल कोर्स में आती है बाबू, तो इन इलाकों में ये नदियां जनरली क्या करती हैं, इनको डिपोजिट करने का काम कर देती हैं, जिसके चलते जब प्लेन्स इलाके में नदियां आती हैं, है ना, तो इधर आपका इनसाइड में इसका डिपोजिशन का काम होता है। ठीक, यानी हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन बना है ना, उसको आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि हिमालयन रिवर्स के डिपोजिशनल एक्टिविटीज के चलते ही हमारा नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है। वो पहाड़ी इलाकों से एलुवियम लेके आके इधर जमा कर देती हैं और इधर फ्लैट लैंड सरफेस बन जाता है और काफी फर्टाइल इलाका डेवलप हो जाता है, चूंकि वो एलुवियम से बन जाता है। तो एलुवियम लाती हैं पहाड़ों से और हमारे प्लेन्स में आके जमा कर देती हैं। दैट इज क्या, डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ रिवर। जहां काटती है उसको इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ द रिवर्स कहते हैं। ठीक, इधर आप देखेंगे अलग इलाकों से आकर के इसकी ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन करने का काम करती हैं। फिर आप देखोगे यहां पे ये ऑक्सबो लेक बनाया गया है, ठीक है, और इधर आपको ये मिएंडर दिख रहा है, मिएंडर। अब देखिए इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिएगा मिएंडर और ऑक्सबो लेक क्या होता है। मान लीजिए कि एक ये नदी चल रही थी, अचानक से इस नदी का रास्ता बदल जाए, ठीक है, और फिर ये नदी ऐसे बहने लगे और बह करके किसी समुद्र में चल जाए, तो अचानक ये जो बदलाव आया इसके पाथ में, इसी को मिएंडर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मिएंडर कहते हैं। ठीक है, यानी नदी अपने चलते चलते अचानक उसको स्लोप नहीं मिल पाता है, वो जो लैंडफॉर्म होता है उसको वो तोड़ करके अपना रास्ता नहीं बना पाती है, तो उसके किनारे किनारे से बहने लगती है और अचानक से इसके अंदर में ये फोल्ड आ जाता है, इसी फोल्ड को मिएंडर कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में। कई बार ऐसा होता है बाबू कि ये जो आपको ये मिएंडर बना था, अब इस मिएंडर को ये नदी कई बार छोड़ भी देती है। मान लीजिए कि ये ऐसे बह रही है, ऐसे, ठीक है, अब होता क्या है, कुछ दिनों के बाद मान लो कि ये इलाका कंप्लीटली इस नदी से कट जाता है, अब ये नदी ऐसे बहने लगती है, अब ये इसका डायरेक्शन इधर बहने लगता है, तो अब तो ये इलाका जो होगा ये इस नदी से पूरा कट गया, ये वाला इलाका जो था ये पूरा कट गया। अब ये कट के हो जाता है अलग, चूंकि नदी पहले ये नदी ऐसे बह रही थी, ठीक है, अब ये इलाका पूरा पूरा इससे कट के अलग हो गया, लेकिन इस इलाके में पहले नदी का पानी तो था ना, अभी इसका संपर्क इससे कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब ये लेक चुका है लेक का रूप, यानी रुका हुआ पानी इज लेक, बहता हुआ पानी इज रिवर, रुका हुआ पानी इज लेक, झील। ठीक है, बड़ा सा तालाब, लेक बोले तो बड़ा सा तालाब। आप छोटे छोटे तालाब देखते हैं, पोखरा जिसको कहते हैं, लेकिन वहीं जब बहुत बड़ा हो जाए तो उसी को लेक कहते हैं। लेक जनरली नदियों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा वगैरह वगैरह इन चीजों से बनते हैं। तो अब ये नदी इस रास्ते को छोड़ दी, अब ये वाला इलाका जो था इधर एक पानी के रूप में ले लिया और ये वहीं पे व्यवस्थित हो गया। तो इसी लेक को, चूंकि ये एकदम से यू शेप का लेक है, इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऑक्सबो लेक। तो ये ऑक्सबो लेक और मिएंडर्स, नदी रास्ता बदल रही है, मिएंडर है,
रास्ता बदल करके उसने एक इलाके को छोड़ दिया, फिर अपना दूसरा रास्ता बना करके बह रही है, वो कंप्लीटली कट गया, तो वो ऑक्सबो लेक बन गया। कोई दिक्कत? चलिए फिर आप देखेंगे ऑक्सबो लेक और मेंडर बना करके, ठीक है, ये नदियां डिपोजिशनल एक्टिविटी करती हैं, जिधर प्लेन्स का निर्माण होता है और फिर प्लेन बना करके ये नदी अपने ओशन में जाके गिर जाती है। तो जहां पे जनरली इरोजनल एक्टिविटी होता है अपर कोर्स, जहां डिपोजिशनल एक्टिविटी और ऑक्सबो लेक तथा मिएंडर्स का निर्माण होता है वो मिडिल कोर्स, और जहां डिपोजिशनल होता है वहां पे आपको लोअर कोर्स, और फिर जहां नदियां सबमर्ज कर जाती हैं वो एकदम से उनके नदी का एंडिंग पॉइंट आ जाता है। ये आपको कोर्सेज ऑफ द रिवर्स थे। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमने भारत की नदियों को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, जिसमें से बाबू, ठीक है, दो पार्ट्स में एक हिमालयन रिवर्स और दूसरे आपको पेनिनसुलर रिवर्स। कौन कौन? हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, इन डिफरेंसेज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक, मैंने कहा कि इंडिया की नदियां जो है वो दो भागों में बटी हुई है, दो तरह की नदियां हैं, हिमालय पहाड़ से निकलने वाली नदियां और पेनिनसुलर इंडिया में बहने वाली नदियां, या प्लेट्यू रीजन से निकल करके अलग अलग समुद्री इलाकों में जाने वाली नदियां। तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है एक ऐसी नदी जिसमें सालों भर पानी भरा रहता है, जो नदी साल भर के किसी भी पीरियड में सूखती नहीं है, उसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। ज्यादा और कम हो सकता है, नो डाउट, बारिश के टाइम में उसमें बाढ़ आ जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा, बारिश का टाइम खत्म हुआ, बरसात का मौसम खत्म हुआ, ठंडा का मौसम, गर्मी के मौसम में पानी उसमें कम हो सकता है, सूखेगा नहीं। दिस इज मेंट पेरेनियल, यानी उसको हम लोग कहते हैं पेरेनियल। दे फ्लो ऑल द ईयर्स राउंड, सालों भर ये नदियां बहती रहती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स की बात साथ ऐसी बात नहीं है, ये सीजनल होती है। ये पेरेनियल होती है, ये सीजनल होती है। पेरेनियल का मतलब इनमें सालों भर पानी रहेगा, इसमें पर्टिकुलर सीजन तक ही पानी आएगा। बारिश का मौसम चल रहा है, पानी रहेगा, बारिश का मौसम खत्म, पानी भी खत्म। सीजनल होती है। ड्राई सीजन के टाइम पे ये नदियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी नदियां साउथ इंडिया की सूख जाया करती है। आ रही बात समझ में? ठीक है। दूसरा देखेंगे कि इन नदियों को, हिमालयन रिवर्स को, बारिश से तो पानी मिलता ही मिलता है, स्नो से भी पानी मिलता है। चूंकि ये पहाड़ी इलाकों में इनका, हिमालयन माउंटेन रेंजेस में इनका माउथ रहता है, इनका सोर्सेज रहता है निकलने का। तो वहां के ऊपर वाले रेंजेस में, हाईएस्ट रीजन्स में जो स्नोफॉल होते हैं वो पिघल करके ग्लेशियर बनाते हैं, और उस ग्लेशियर का पानी भी इन्हें मिलता रहता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स में ऐसी बातें नहीं होती, इनको पानी मिलने का एक ही सोर्स है, जो कि है रेनफॉल। जब बारिश का मौसम आता है भारत में, तो आप जानते हैं कि मॉनसून जो है इंडिया को, आपको पेनिनसुलर इलाके से ही हीट करता है, तो इधर बारिश के मौसम में खूब तगड़ी बारिश होती है, जिसके चलते इन नदियों को बारिश के मौसम में पानी ठीक ठाक मिल जाता है। कई बार तो इन नदियों में बाढ़ भी आ जाते हैं, जैसे आप सुने भी होंगे कि ठंडे के दिनों में चेन्नई वाले इलाके में बाढ़ आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में बाढ़ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर ठंडे के दिनों में जबरदस्त बारिश होती है। वही बात है, हिमालयन रिवर्स have along courses from their source to the sea। हिमालय पहाड़ की नदियां जो होती हैं वो अपने ओरिजिनेशन पॉइंट से सी तक पहुंचने में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का निर्माण करती हैं, बल्कि पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड सॉलोअर कोर्सेज। इनके कोर्सेज काफी छोटे होते हैं। ये नदियां काफी लंबी लंबी दूरियां तय करती हैं। आप देखोगे गंगा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एग्जैक्ट उसका ऐसे 2525 किलोमीटर है, लेकिन इंडस 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये पहाड़ी नदियां हिमालयन रिवर्स है, जबकि ये पेनिनसुलर रिवर्स के साथ ऐसी बात नहीं होती है, ये काफी कम दूरी तय करती हैं, इनका शॉर्टर कोर्स होता है। ठीक, ये हिमालयन रिवर्स जो है वो इरोजनल और साथ ही साथ डिपोजिशनल दोनों एक्टिविटीज को जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करने का काम करती हैं। अपर कोर्स में खूब इरोजन करेंगी, क्यों? क्योंकि वर्टिकल स्लोप होता है, सीधा गिरती है, तो उधर खूब इरोजन होगा, और जब प्लेन्स इलाके में आएंगी तो शानदार तरीके से डिपोजिट भी करती हैं उनको।
समझ में आ गई बात? यानी इरोजनल एक्टिविटी भी करेंगी और उन्हीं इरोड पार्टिकल्स को लाके डिपॉजिट भी करेंगी प्लेन्स इलाके में। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स के साथ ऐसी बात नहीं होती है, ये उतने वर्टिकल स्लोप पे नहीं गिरती हैं जितना हिमालयन माउंटेन की नदियां गिरती हैं। दैट्स वाई ये जनरली बहुत ज्यादा एलुवियम लाने का काम नहीं करती हैं। ठीक, हिमालयन रिवर्स अपने मिडिल और लोअर कोर्सेज में, ठीक है, बहुत सारी फीचर्स का निर्माण करती है। जैसे मिएंडर्स के बारे में हमने पढ़ा, ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ा, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स के साथ ऐसी बात नहीं होती है, ये सीधे बह करके अपने समुद्र में चली जाती हैं। तो यहां तक हमने बाबू हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच का डिफरेंस देख लिया। अब हम अगले टॉपिक में अब हिमालयन रिवर्स के डिफरेंट इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगला सेशन जो होगा वो हमारा शुरू होगा द इंडस रिवर सिस्टम से, जो कि हिमालयन माउंटेन रिवर की एक जबरदस्त और बहुत बड़ी नदी है। उससे हमारा हिमालयन रिवर्स का सफर शुरू होगा। फिर हम लोग आगे जब हिमालयन रिवर्स में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों को पढ़ लेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया की डिफरेंट इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर लेक्स पढ़ेंगे, फिर आपको धीरे धीरे करके हमारा ये चैप्टर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।